हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री गुलाम वंश प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के सेट 4 कंप्लीट किए हैं। तो आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट सहयोग अति आवश्यक है। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। हिस्ट्री का यह सेट आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बड़ा ही अमृत साबित होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में को अच्छे से रीड करेंगे बच्चों। पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या हुई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या 13 कब हुई थी। 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। किसने की थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह, अल्तुनिया, कबीर खां, जियाउद्दीन जुनैदी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यस, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों की। यस, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। यस, मुइजुद्दीन बहराम शाह है ना। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने रजिया की हत्या कर दी थी डाकुओं के कैथल के पास में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। अब हुआ क्या, जब मुइजुद्दीन ने रजिया की हत्या कर दी तो दिल्ली की जो शासका थी रजिया बेगम, उसकी जगह गद्दी पर ये खुद स्वयं बैठा, मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो कब बैठा, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो रजिया की हत्या कब हुई थी 1240 ईस्वी में। तो ये गद्दी पे कब बैठा, 1240 ईस्वी में बैठा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक कहानी के तौर पर हम हिस्ट्री का जब भी पाठन करते हैं या वाचन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होती है हिस्ट्री। पहले क्या हुआ, रजिया की हत्या हुई। रजिया की हत्या किसने की, मुइजुद्दीन ने की। रजिया कौन थी, दिल्ली की प्रथम महिला शासका थी। अब जब इनने हत्या की तो कब की थी हत्या, 1240 ईस्वी में की थी। 1240 में ईस्वी में की थी। तो हत्या करने के बाद ये स्वयं गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही मज़ेदार सेशन, मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या की गई। अब देखना, दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उन लोगों ने क्या किया कि बहराम खां की हत्या कर दी। बहराम खां ने रजिया की हत्या की थी, गद्दी पे बैठा था 1240 में। और दिल्ली के सरदारों ने तुर्क सरदार जो थे, तुर्क सरदार मतलब तुर्की से आए लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, बहराम खां को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। कब की गई थी हत्या, मई 1242 ईस्वी में, मई 1246 ईस्वी में, जून 1240 ईस्वी में, मार्च 1242 ईस्वी में। तो आपको बता दें, बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और 2 साल शासन किया।
2 साल शासन किया और 2 साल शासन करने के बाद तुर्क के जो सरदार लोग थे उन्होंने बैराम खां को बंदी बनाया और बंदी बनाने के बाद इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मई 1242 ईस्वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्या होगा? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने क्या हुआ? बैराम शाह की भी हत्या कर दी। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1236 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में। तो देखो 1242 ईस्वी में बैराम शाह की तुर्क सरदारों द्वारा हत्या कर दी गई बंदी बनाकर। तो गद्दी खाली हो गई थी। गद्दी जब खाली हो गई तो अलाउद्दीन मसूद शाह तुर्की जो सरदार थे उनमें से एक, जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे उनमें से एक को यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। तो 1242 ईस्वी में उसकी हत्या करने के बाद गद्दी पे कौन बैठ गया? अलाउद्दीन। कौन बैठ गया? अलाउद्दीन मसूद शाह है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सरदारों ने बैराम खां की हत्या करने के बाद 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? अब देखना, अलाउद्दीन के बाद नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, तो वो कब बैठा था ये पूछा गया है। तो 1236 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे, आंसर लेंगे आप लोगों के। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं एकेडमिक फास्ट विद चैनल पर। हिस्ट्री फैक्टर सेट नंबर 5 गुलाम वंश से लिया गया है। सीरीज नंबर 5 का यह गुलाम वंश का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पे बैठाया गया। आपका कब बैठाया गया? देखो 1242 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन था। कौन था? अलाउद्दीन था। ठीक है, कौन बैठा था? अलाउद्दीन बैठा था 1242 ईस्वी में। तो 1246 ईस्वी में, ठीक है, 4 साल बाद, 4 साल शासन करने के बाद 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बना दिया गया, दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 1246 ईस्वी में। ओके, बिल्कुल, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बहुत बड़ी ही मज़ेदार सीरीज है। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए, आपके सपनों के लिए हम वचनबद्ध हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? अब देखना, अब गयासुद्दीन बलबन आया। गयासुद्दीन बलबन आया, वह गद्दी पर कब बैठा? 1666 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो देखो आप लोग पढ़ चुके हैं, 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन बैठा था, तो गयासुद्दीन तो था होगा नहीं। 1286 में नसरुद्दीन बैठा था, तो आपका गयासुद्दीन तो होगा नहीं। अब 1666 ईस्वी और 1265 ईस्वी, ये दोनों बचे हुए हैं 6 में से। तो यहाँ 1200 ईस्वी की बात चल रही है, 1200 ईस्वी की बात चल रही है और 1666 ईस्वी की बात चल रही है। इन दोनों में से आपको बताना है। तो गयासुद्दीन जो बलबन था वो 1666 ईस्वी में, यस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। गयासुद्दीन 1666 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही है आपका ये ऑप्शन 1666 ईस्वी में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। अब सुल्तान बलबन आया, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का जो गठन किया था वो किस पद्धति पे किया था, किसके आधार पर किया था? फारसी पद्धति पर, अरबी पद्धति पर, तुर्की पद्धति पर, भारतीय पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। तो सुल्तान बलबन जो था उसने अपने दरबार का जो गठन किया था, अपने दरबार में जो गठन करने के बाद नियम डाले थे वो किस किस प्रकार के थे? फारसी पद्धति के थे। फारसी पद्धति, जैसे फारसी में आपके गठन होता था और नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उसी उसी के आधार पर इनने सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, फारसी पद्धति का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए बच्चों, हम वचनबद्ध हैं, आपके सपने होंगे अब साकार। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 5, गुलाम वंश। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से में निर्मित हुआ था। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहला मकबरा बना हुआ था वो भी कैसा था? इस्लामी शैली में बना हुआ था। कौन था? बलबन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यस। तो भारत में जो प्रथम मकबरा बनाया गया था वो भी इस्लामी शैली में बनाया गया था, वह था बलबन का मकबरा। ठीक है, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, बलबन का मकबरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चलाहगनी के विनाश के श्रेय दिया जाता है। विनाश का वो हो गया, विनाश का श्रेय दिया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन वो शक्तिशाली नोबलों का एक समूह था जिसे चालाहगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है, जिसे चालागनी के विनाश किया था जिनने? तो बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। तो जो आपका बलबन का समूह था, बलबन का 9 बलों का समूह था, 9 बल, एक समूह 9 बलों के बराबर था। ठीक है, 9 बलों का समूह जो था वो उसने क्या किया था? चहलगामी का विनाश का कारण बना हुआ था, चहलगामी का विनाश किया हुआ था। तो आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने भारत में, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है, भारत होगा। ठीक है, भारत। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया था? नौरोज मतलब रोजा रखे जाते हैं ना जो उनके, नौरोज, वही। तो भारत में किसने किया था? यह फारसी त्योहार था। तो फारसी त्योहार था। और सबसे पहले आप इस यहाँ से समझ लो कि फारसी पद्धति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। तो त्योहार भी उसने किया होगा ना, बलबन ने। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अपने फारसी पद्धति द्वारा अपने दरबार का गठन किया था बलबन ने। तो बलबन ने जो गठन किया था, हमने आपको बताया, नियम कानून सारी चीज़ें वहाँ से ली गई थी। तो फारसी त्योहार भी वहीं से लिए गए थे। तो फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ बलबन ने ही किया था भारत में। ठीक है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यस, बिल्कुल सही आप लोगों का। आई होप बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत प्रसन्नता होती है आप लोगों के आंसर देख के। बस प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कि कैसा लगा आप लोगों का आज का सेशन। गुलाम वंश प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हिस्ट्री।
जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, है ना। और जो कि आपकी मीडिएवल हिस्ट्री से आता है आपका ये प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने अभी तक 5 सीरीज कंप्लीट की हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक किसने दिया, प्रवर्तन किसने दिया। देखना आप, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने दिया, तो वही आपका जिसने लागू किया था बलबन ही तो उसका प्रवर्तक होगा, बलबन ने ही तो लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किसने सिजदा, सिजदा मतलब सजदा, सजदा करो, झुको, सजदा करना, झुकना क्या होता है, झुकना क्या होता है, सजदा करना होता है, सजदा करना। ठीक है, क्या होता है, सजदा करना, मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, एक पैबोस पाँव को चूमना प्रथा प्रारंभ की थी, किसने की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीरीज का। सिजदा शब्द मतलब सजदा करना, और वो भी कैसे, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पैबोस, पैबोस मतलब पाँव को चूमना, पाँव को चूमना प्रथा किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिजली ने। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे, वो जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो घुटनों के बल बैठकर शीश नवाना और पैबोस करना मतलब पाँव को चूमना, बलबन ने यह प्रथा चालू की थी कि सुल्तान को सजदा करो, पैरों के बल बैठकर शीश नवाओ सुल्तान को और उसके पाँव चूमो। यह प्रथा बलबन ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। ईरानी पद्धति सिजदा, जी भी आपकी सिजदा कहाँ कैसी पद्धति है, ईरानी पद्धति है। सिजदा जो है आपकी ईरानी पद्धति है की शुरुआत की। अब देखो सिजदा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठ के शीश नवाना, है ना। तो यह कैसी पद्धति का है, ईरानी पद्धति से लिया गया सिजदा, सिजदा। और यह शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी, बलबन ने की थी। 13 क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी, नहीं अपनाई थी मतलब उसने अपनी सीमा का विस्तार नहीं किया था, उसने सिर्फ अपने जहाँ तक उसका राज फैला हुआ था उसी राज पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बलबन ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस मेरे बच्चों, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, यस यस, बिल्कुल राजा बाबू सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो बलबन जो था उसने अपने सल्तनत काल का विस्तार नहीं किया था, सीमा विस्तार नहीं किया था, उसने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। फारसी के प्रसिद्ध कवि, अब देखना, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे। देखो, फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, वाह, यहाँ वाह होगा, का नहीं है, वाह, अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे। एक तो आपके प्रसिद्ध कवि बहुत ही बढ़िया अमीर खुसरो थे और एक अमीर हसन थे। किसके दरबार में रहते थे, नसरुद्दीन महमूद के, इल्तुतमिश के, बलबन के, मोहम्मद गौरी के। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। यस,
तो प्रसिद्ध कवि फारसी कवि थे, जो फारस के कवि थे, फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के कैसे थे, बलबन के कवि थे। कौन थे? बलबन बलबन के दरबार के कवि थे। दोनों बलबन के दरबार के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर खुसरो को, अमीर हसन को, शेख अबुल फैजी को, हुसैन सनाई को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यस, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मेरे बाबू, बिल्कुल सही आंसर दिया। वाह राजा बाबू, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दिया। अमीर हसन, वेरी गुड, वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। बलबन की मृत्यु कब हुई? बलबन की मृत्यु कब हुई? 1266 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन बोला नहीं कि आंसर कर दिया मेरे बाबू, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो गए हैं बेटा, यहाँ आपके ऊपर, तो इसको आप बी बना लीजिए, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो बलबन की जो मृत्यु कब हुई थी? तो 1200 यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 1285 ईस्वी में। यस, 1285 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली के कोतवाल मलिक फर्रुखुद्दीन के निर्देश पर बुगरा खां का पुत्र कैकूबाद को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया गया? देखो, दिल्ली के कोतवाल जो थे मलिक फर्रुखुद्दीन थे, उन्होंने निर्देश किया कि बुगरा खां का पुत्र कैकूबाद था, उसको दिल्ली का शासक बना दिया जाए। कब? 1287 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। तो दिल्ली के जो कोतवाल मलिक फखरुद्दीन थे, उन्होंने निर्देश दिया कि बुगरा खां का पुत्र जो कैकूबाद था, उसको दिल्ली का शासक बना दिया जाए 1287 ईस्वी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। यस, वेरी गुड आंसर, ए ऑप्शन इज वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। कैकूबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना? अब देखो, कैकूबाद जब दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया, तब उसकी कितनी वर्ष आयु क्या थी, कितने वर्ष का था? तो कैकूबाद जो था आपका, यस, वेरी गुड आंसर, 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया था कैकूबाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन के आंसर आप लोग के द्वारा। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ जो सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों, मेरे बाबू, मित्र, सखा, यार, भाई, बंधु, नाते, रिश्तेदार, सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे और ऐसी ही क्लासें आपको मिलती रहें लगातार। चलिए, कैकूबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना था बेटा? तो 17 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने।
भाई सुल्तान कैकूबाद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अब 17 वर्ष की आयु में कैकूबाद दिल्ली का सुल्तान बन गया, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मुइजुद्दीन, उलग खां, नासिर अमीर उल मोमिनीन, हातिम ताई। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। तो सुल्तान कैकूबाद ने उपाधि धारण की थी, उपाधि दी गई थी इनकी मुइजुद्दीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद, जो कि 17 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया था, और इसने उपाधि धारण की थी मुइजुद्दीन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही मज़ेदार सीरीज है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, हिस्ट्री मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि क्लासों के लिए अमृत साबित होगी। बहुत ही बढ़िया सीरीज। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर लेंगे आप सभी लोगों के। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए मेरे बाबू, बहुत बढ़िया बच्चों। चलते हैं, सुल्तान कैकूबाद का सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सुल्तान कैकूबाद का सेनापति कौन था? कैकूबाद को उपाधि क्या धारण की थी? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, क्या थी बताइए? मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी उसने। ठीक है, अब सुल्तान कैकूबाद था दिल्ली का, उसका सेनापति कौन था? निजामुद्दीन, जलाउद्दीन फिरोज खिजली, राजकुमार मोहम्मद, बुगरा खां। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सटीक आंसर आया आप लोगों का, जलाउद्दीन फिरोज खिजली। अब यहीं से इसके सेनापति बनने के बाद से ही अब खिजली वंश का उदय होने वाला है। हम नेक्स्ट सीरीज में जो पढ़ेंगे वो खिजली वंश ही पढ़ने वाले हैं। जलाउद्दीन फिरोज खिजली, जो कि आपका कैकूबाद का कौन था? सुल्तान था। बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, एक हिस्ट्री का नया मोड़ शुरू होगा। खिजली वंश आएगा गुलाम वंश के बाद। अभी तक हम लोग गुलाम वंश को ही पढ़ रहे थे, इस सीरीज के बाद आपको खिजली वंश देखने को मिलेगा। तो सुल्तान कैकूबाद का सेनापति कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिजली था। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ अब गुलाम वंश का एंड हो रहा है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद, शमसुद्दीन, कौरमीमास, राजकुमार मोहम्मद और निजामुद्दीन। तो कैकूबाद के बाद उसका पुत्र जो शमसुद्दीन कारियुमास बैठा था, यही आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। यहाँ गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कायूमार्स। बड़े डिफिकल्ट शब्द होते हैं बेटा, मिला के पढ़ने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब आप लोगों को हमने अभी बताया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कायूरमास था। ठीक है, तो कैकूबाद का पुत्र जो था सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई? कायूरमास की उपाधि दी गई थी बेटा। जो कायूरमास अपन लोग पढ़ रहे हैं, कायूरमास की उपाधि दी थी। शमसुद्दीन कायूरमास कहा जाता है, कैकूबाद का पुत्र था, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं है? अभी हम लोगों ने शुरुआत से 5 प्रैक्टिस सेट्स में गुलाम वंश पढ़ा पूरा। अब आप लोग इस चीज़ के लिए आंसर देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, इनमें
इनमें कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इब्राहिम लोधी। चलिए, किसके बारे में हमने गुलाम वंश में नहीं पढ़ा, ये आप समझ लीजिएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक नहीं था? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए तो हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है, बलबन के बारे में पढ़ा है गुलाम वंश में। नहीं पढ़ा तो इब्राहिम लोधी, अभी तक हमने इब्राहिम लोधी के बारे में पूरे ही 5 प्रैक्टिस सेट में नहीं पढ़ा, तो वो आपका गुलाम वंश का शासक नहीं था, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुलाम वंश का शासक नहीं रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, गौर, न्याय पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, गौर, न्याय पर आधारित था? इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे यस। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको बता दें, बलबन ऐसा शासक हुआ जिसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रही, शक्ति, गौरव और न्याय बहुत बढ़िया रहा, जिसने आपके एक और सबसे अच्छी बात उसकी थी कि उसने अपनी सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। आज यहाँ हम लोगों ने गुलाम वंश कंप्लीट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। गुलाम वंश यहाँ पर हम लोगों ने पूरा किया और गुलाम वंश का एंड हो गया। अब यहाँ से खिजली वंश के बारे में हम नेक्स्ट सीरीज में खिजली वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। खिजली वंश के बारे में नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ सेशन पे जो लोग पहली बार आए हैं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले भाई बहन मित्र सखा संबंधी सभी लोग, प्रिय बंधु राजा बाबू, सेशन पे जो भी आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार क्लासों से हम मुखाबित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए फिर मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।